माननीय सभापति महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे इस ऐतिहासिक मुहूर्त में मुझे बोलने का मौका दिया और पार्टी को भी बहुत बहुत धन्यवाद इस बिल के ऊपर चर्चा में मुझे भाग लेने के लिए मुझे मौका दिया। सर, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इन्होंने जो ऐतिहासिक कदम उठाया सर, इसके लिए धन्यवाद देना चाहूँगा। और हमारे माननीय मंत्री संतोष गंगवार जी को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। सर, ये इतिहास बनने जा रहा है। ये इतिहास का आज जो सत्र है, इसमें सुनहरे अक्षरों में लिखा जाएगा श्रमिकों के लिए, क्योंकि इतना बड़ा रिफॉर्म्स कभी हुआ नहीं था सर। आज तक जितने भी कानून थे, हमारे 44 कानून थे। 44 कानून में हमने 12 को रिपील किया। 44 कानून रहने के बाद भी श्रमिक का जो पोजीशन है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है, उनका डिग्निटी ऑफ लेबर है, क्या है भारत में आज? इतना कानून रहने के बाद भी आज भी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा नहीं। हमने इस तरीके से कानून बनाया, इनमें इतना कॉम्प्लिकेशंस है, डेफिनेशन में कॉम्प्लिकेशन है, थ्रेशोल्ड में कॉम्प्लिकेशंस है, और ट्रेड यूनियन हो या कोई भी एम्प्लॉयर्स हो या वर्कर्स यूनियन हो, किसी को समझ में नहीं आता है सर। और इसके कारण श्रमिक को जितने उनको सुरक्षा देना चाहिए था, वो सुरक्षा नहीं मिला। और ये जो रिफॉर्म्स अभी आया है, इस रिफॉर्म के द्वारा एक यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है सर। पहले जो कोड ऑन वेजेस आया था, वो कोड ऑन वेजेस में हम वर्कर्स को सभी को मिनिमम वेज के अंडर में हम लोग कवरेज में लाए। पहले तो मिनिमम वेज भी वर्कर्स को मिला नहीं था, पहले खाली जितने शेड्यूल वर्कर हुआ करते थे उनको ही मिलते थे। लेकिन हमने यूनिवर्सलाइजेशन किया गया और उसके कारण आज वर्कर को उसका बेनिफिट मिल रहा है। हम लोगों ने कवरेज बढ़ाया है सर। मैं अब ओएसएस कोड के बारे में बोलना चाहूँगा सर। 13 लॉ को हम लोग समाहित करके एक कोड में हमने इसमें डाला है सर। यहाँ पे हम लोग जितना सिंप्लीफाई कर सकें उसमें सिंप्लीफाई किया गया है सर। सर, हम ये जो लेबर कोड है, इसमें कैसे सिंप्लीफाई तरीके से रजिस्ट्रेशन हो, कैसे लाइसेंस, एक लाइसेंस हो, कैसे यहाँ पे एक रिटर्न हो, इसका यहाँ पे प्रावधान किया गया है सर। थ्रेशोल्ड भी हम लोग मिनिमम 10 श्रमिक अगर रहेंगे तो ओएचएस कोड वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उसमें भी प्रावधान है। अगर कहीं पे हैजर्डस है या कहीं हमारे लाइफ थ्रेटनिंग स्टैब्लिशमेंट है, तो वहाँ पे एक वर्कर रहने से भी इनको हम बेनिफिट दे सकते हैं सर। यहाँ पे सबसे बड़ी बात है माइग्रेंट वर्कर की। सब बोलते हैं सर माइग्रेंट वर्कर के बारे में। माइग्रेंट वर्कर का डेफिनेशन क्या था? इंटरस्टेट माइग्रेंट वर्कर 1979 का जो एक्ट है, उस एक्ट में खाली ये लिखा गया था कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू जहाँ पे ओरिजिनल स्टेट है वहाँ पे भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, और जहाँ आप काम करने जाएंगे वहाँ पे भी आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और कॉन्ट्रैक्ट थ्रू आप अगर काम करेंगे तभी आपको माइग्रेंट वर्कर बोला जाएगा। आज के डेट में सब माइग्रेंट वर्कर के बारे में बोलते हैं, और जो पुराने यहाँ के सरकार जो चलाए हैं उन्होंने इनको बारे में देखा नहीं कभी। माइग्रेंट वर्कर का डेफिनेशन पहली बार मॉडिफाई हुआ है सर। आज कोई भी लोग अगर खुद में आके काम करेंगे तो उनको माइग्रेंट वर्कर का बेनिफिट मिलेगा। एम्प्लॉयर के थ्रू अगर वो काम करने आएंगे तो उनको माइग्रेंट वर्कर का बेनिफिट मिलेगा। और वहाँ पे ये प्रोविज़न भी यहाँ पे डाला गया, जो हम जितने भी स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट में हेल्पलाइन बनाया जाए। वहाँ पे हम लोग एक पोर्टल बनाए जिस पोर्टल में रजिस्ट्रेशन हो और वो सेल्फ डिक्लेरेशन कर सके कि मैं माइग्रेंट वर्कर हूँ, और माइग्रेंट वर्कर का जितना भी बेनिफिट है वो बेनिफिट वर्कर्स को अभी मिलेगा। ये ऐतिहासिक कदम हमारे सरकार ने इसमें इस बिल में प्रावधान करके लाया है। ये बहुत ही बढ़िया है। एक डाटाबेस बनेगा पूरा इंडिया में कितना माइग्रेंट वर्कर है। हम अगर सबका रजिस्ट्रेशन करेंगे, मैं ये आग्रह करूँगा सबका एक यूनिक नंबर भी देना चाहिए। एक यूनिक नंबर हम सबको अगर देंगे तो हमको डाटाबेस मिलेगा हम कितने वर्कर्स पूरा इंडिया में हम लोग कितने माइग्रेंट वर्कर है और उनको हम लोग बेनिफिट दे सकते हैं। ये ऐतिहासिक कदम है सर। सबसे बड़ी बात एक बड़ा बात है, हम लोग जितने भी आज में इस्टेब्लिशमेंट है, अब अगर जाएंगे, अगर वहाँ पे इंक्वायरी किया जाएगा, कहीं पे भी
ज़्यादातर लोगों के पास अपॉइंटमेंट लेटर नहीं है सर। अपॉइंटमेंट लेटर नहीं होने का कारण उनको बेनिफिट नहीं मिलता है सर। जो बेनिफिट मिलना चाहिए वो वर्कर भी साबित नहीं कर सकता है मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, और उसी तरह से वहाँ पे एक्सप्लॉयटेशन भी बहुत ज़्यादा होता है। ये पहली बार हुआ है, हम लोग मैंडेटरी प्रोविजन यहाँ पे लाए हैं जो सबको अपॉइंटमेंट लेटर देना पड़ेगा। अपॉइंटमेंट लेटर देने से उसके थ्रू हम वर्कर्स का जो उनका सोशल सिक्योरिटी है, उनका वर्किंग कंडीशन है, जो भी राइट्स है उनको हम प्रोटेक्ट कर पाएंगे। यह बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम, लेकिन इतने सालों तक किसी ने इस चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं दिया। सर ऐसा है, वर्कर का हेल्थ चेकअप होता ही नहीं है कभी। पहली बार यहाँ पे प्रोविजन लाया गया जो वर्कर का हेल्थ चेकअप किया जाएगा। एनुअली हेल्थ चेकअप एम्प्लॉयर द्वारा किया जाएगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूँगा सर। मैं टी गार्डन में, हमारे आसाम में बहुत ज़्यादा टी गार्डन है। टी गार्डन में जो प्रेग्नेंट लेडी हुआ करती है वो मैटरनिटी, उनका जो एंटीनेटल चेकअप होता है वो एंटीनेटल चेकअप करने नहीं जाती है। क्यों? क्योंकि उनका वेज लॉस होता है, वो जाती नहीं है वहाँ पे, और उसका ऐसे ही इतने सालों तक उनका हेल्थ चेकअप होता है। इसके लिए असम में हम लोग देखते हैं तो मैटरनिटी मोर्टेलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट भी बहुत हाई था। लेकिन हम लोगों ने 2016 में जब हमारा गवर्नमेंट आया, हमने विजन डॉक्यूमेंट में वहाँ पे बोला गया था जब हम टी गार्डन वर्कर्स के प्रोटेक्शन के लिए काम करेंगे, और आज हमारे गवर्नमेंट ने एक प्रोविजन लाया है, वेज कॉम्पेंसेशन एक पॉलिसी लाया है, जहाँ पे वर्कर अगर प्रेग्नेंट लेडी अगर एंटीनेटल चेकअप के लिए जाएंगे तो उनको 12,000 रुपये का एक पैकेज दिया जाएगा, एक पैसा दिया जाएगा। ये प्रोविजन हमने लाया, लेकिन इतने सालों तक ये प्रोविजन था नहीं। ये पहली बार अगर हेल्थ चेकअप होगा तो वर्कर्स का प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगा या वर्कर अच्छी तरह से काम कर पाएंगे। कितने वर्कर्स है इतना बीमार वो रहते हैं लेकिन वो हेल्थ चेकअप करने का कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन एम्प्लॉय द्वारा ये जो हेल्थ चेकअप का प्रोविजन है ये बहुत ही बड़ा प्रोविजन है, बहुत ही अच्छा है। और सर जो फैमिली का डेफिनेशन था, जो डिपेंडेंट का डेफिनेशन था, उस डेफिनेशन को भी हमने एक्सटेंड किया है। विडो डॉटर को इंक्लूड किया है, विडो सिस्टर को इंक्लूड किया है, और हमने ग्रैंड पेरेंट्स को भी यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये बहुत बड़ा प्रावधान यहाँ पे बदला गया है। यहाँ पे सर हम लोग सेफ्टी के लिए सेफ्टी ऑफिसर नियुक्त करें, उसके ऊपर भी स्टेट गवर्नमेंट का एक हम प्रावधान यहाँ पे बनाए हैं। स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो हम सेफ्टी वर्कर भी वहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं। सर हमने हमारा जितने भी लॉ थे सब में हमारा एडवाइजरी कमेटी था, लेकिन कमेटी का मेंबर्स अलग अलग रहते थे तो हर कमेटी का मीटिंग नहीं होता। लेकिन हम सारे पांचों एक्ट को बदल के हम एक कमेटी बना रहे हैं जो नेशनल लेवल पे भी और स्टेट लेवल पे भी ऑक्यूपेशनल सेफ्टी एंड हेल्थ एडवाइजरी बोर्ड हम बना रहे हैं, जिसके थ्रू हम सबको बेनिफिट दे सकते हैं और उनको सारा कुछ हम दे सकते हैं। यहाँ पे इंस्पेक्शन का जो व्यवस्था था, इंस्पेक्शन को हम लोग वेब बेस्ड करने का यहाँ पे प्रावधान है। यहाँ पे वेब बेस्ड इंस्पेक्शन हो इसका भी प्रावधान है। मैं सर असम के कंसर्न में एक बात मैं बोलना चाहूँगा सर। असम में प्लांटेशन वर्कर्स है और प्लांटेशन वर्कर का कंडीशन बहुत ख़राब है सर। इतना योग हो गया, 200 साल से वो प्लांटेशन वर्कर है। ब्रिटिश तो चले गए सर, लेकिन ब्रिटिश का जो प्रोविजन है, रूल्स है, ऐसे ही रह गए। स्टेट विद इन द स्टेट सर, टी स्टेट बोला जाता है, स्टेट विद इन द स्टेट। स्टेट का जो भी कानून होता है टी गार्डन में, स्टेट में वहाँ पे प्रोविजन को डाला नहीं जाता है, काम नहीं होता है वहाँ पे। ये कभी भी किसी ने देखा नहीं। आज जो कांग्रेस के पार्टी बोल रहे थे, कांग्रेस का गवर्नमेंट कितने साल आसाम में थे, स्टेट में थे, और उनका ही ट्रेड यूनियन भी था, लेकिन क्यों आज भी टी गार्डन वर्कर का कंडीशन इतना ख़राब है सर। आज भी टी गार्डन में आप जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ के पंचायत का जो भी प्रावधान है, डेवलपमेंट हम नहीं कर पाएंगे। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना गार्डन के अंदर नहीं होता है सर। राजीव गांधी विद्युतकरण योजना, यहाँ पर हमारे एमपी है, वो पहले वहाँ पे पावर मिनिस्टर भी थे, इंडस्ट्री मिनिस्टर भी थे, उनसे पूछिएगा कभी भी वहाँ पे लाइट का कनेक्शन नहीं गया। क्यों नहीं गया सर? वोट तो पंचायती राज में वोट डाले उन्होंने, लेकिन उनका बेनिफिट क्यों नहीं मिला? क्योंकि हमने वो प्रोविजन देखा ही नहीं सर। वहाँ पे ऐसा प्रोविजन था, मिनिमम वेज जो प्लांटेशन लेबर एक्ट में जितने भी ट्रेड यूनियन, जितने भी टी गार्डन के वर्कर्स है,
सब बोलते हैं जब प्लांटेशन लेबर एक्ट को अमेंडमेंट किया जाना चाहिए। मैं गर्व से बोलता चाहता हूं सर, आज हमारे लिए एक नया इतिहास है। आज प्लांटेशन लेबर एक्ट को अमेंडमेंट किया जा रहा है। मेरे लिए तो गर्व की बात है। मैं प्लांटेशन लेबर एक्ट अमेंडमेंट हो रहा है और उसमें मैं बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। ये ऐतिहासिक है। जितने भी हमारे असम के जितने भी प्लांटेशन वर्कर्स हैं, सबके तरफ से मैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा और मैं गांगवार जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। सर मैं एक बात बोलना चाहूँगा, टी गार्डन में अगर कोई एमएलए या एमपी भी चाहे, वहाँ पे हम एमपी फंड एमएलए फंड नहीं दे सकते, क्योंकि गार्डन मैनेजमेंट का एनओसी चाहिए होता है। हमने क्या प्रावधान किया सर, पहले वेज उनको दिया जाता है, मिनिमम वेज में वहाँ पे लिखा गया है प्लांटेशन लेबर एक्ट में उनको बेनिफिट देना चाहिए, सारा बेनिफिट है। लेकिन वेज जब निगोशिएशन होता है तब मिनिमम वेज में वहाँ पे हम लोग एजुकेशन दिया है, वहाँ पे उनको हाउस का फैसिलिटी दिया है, सब मिनिमम वेज में उसको काट के 50% कैश 50% काइंड में हम लोगों ने वो प्रावधान करके रखता है। आज टी गार्डन वर्कर का जो हालत है ये ऑर्गेनाइज एक्सप्लॉयटेशन है सर। एक कांग्रेस पार्टी के जितने भी थे, वो उनका सरकार, उनका ट्रेड यूनियन सारे मिलके और एम्प्लॉयर के साथ मिलके ये ऑर्गेनाइज एक्सप्लॉयटेशन टी गार्डन के वर्कर के पास ऊपर हुआ है सर। ये पहली बार है इस एक्सप्लॉयटेशन को हम लोग चेंज किया है। यहाँ पे हमने प्रावधान डाला है, अभी टी गार्डन में अगर सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, म्यूनसिपैलिटी या पंचायती राज व्यवस्था में अगर हम वहाँ पे डेवलपमेंट करना चाहें तो हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। हमको एनओसी का ज़रूरत नहीं है, ये प्रावधान यहाँ पे है। हमने वेज में यह डेफिनेशन को बदला है, 15% से ज़्यादा यहाँ पे काइंड हम लोग नहीं दे सकते हैं, 15% में रेस्ट्रिक्टेड किया गया है। ये बहुत बड़ा प्रावधान है। ये दो प्रावधान से हम टी गार्डन के वर्कर्स को सोशल सिक्योरिटी हम लोग दे सकते हैं, उनको बेनिफिट हम दे सकते हैं। सर मैं और एक बोलना चाहूँगा, अब हमारे जितने भी, मैं इंडस्ट्रियल कोड के ऊपर बोलना चाहूँगा सर। इंडस्ट्रियल कोड में भी हमने थ्रेशोल्ड बदला है। हम इंडस्ट्रियल कोड में जो सुपरवाइजरी जो वर्कर होते हैं उनको हम लोग लाते नहीं थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग 18,000 उनका जो वेज है उनको बढ़ाया है, क्योंकि उनका भी ग्रीवेंस हम लोग ले सके। हम ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी बनाया है सर। ये ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी के थ्रू हम ग्रीवेंस को रिड्रेस कर पाए, उसके ऊपर व्यवस्था है। और उसमें और एक बड़ा प्रावधान है, महिलाओं का जितना वर्कर वहाँ पे काम करते हैं वो महिलाओं का भी वहाँ पे इतना वो ग्रीवेंस रिड्रेसल कमेटी में रहना चाहिए, वो भी प्रोविज़न हमने यहाँ पे किया है। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट में हम लोग बात कर रहे हैं सर। फिक्स टर्म एम्प्लॉयमेंट हम थ्रू कॉन्ट्रैक्टर करते हैं, लेकिन उनको परमानेंट नेचर की वर्कर के साथ सिमिलर वर्क वो लोग कहते हैं, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं दिया जाता। लेकिन यहाँ पे प्रावधान है, हम लोग उन पे सिमिलर वर्क के लिए उनका परमानेंट वर्कर जैसा जितना बेनिफिट मिलना चाहिए सब बेनिफिट उनको देने का यहाँ पे प्रावधान है, इंक्लूडिंग ग्रेचुइटी सर। ग्रेचुइटी बेनिफिट भी हम देने के लिए यहाँ पे प्रावधान हमने किया है। ये बहुत बड़ा अच्छा बढ़िया रिफॉर्म्स है। हम ट्रिब्यूनल में जब काम करते हैं सर, ट्रिब्यूनल में पहले हम लोग दो मेंबर देने के लिए बात किया है, क्योंकि ट्रिब्यूनल में कभी जब मेंबर नहीं रहने से हम काम नहीं कर पाते, तो ये ट्रिब्यूनल के लिए भी हमने यहाँ पे काम किया है सर। हम कॉन्सिलेशन अगर फेल होता है तो कंसिलेशन आपके फेवर में नहीं होता, आप डायरेक्ट ट्रिब्यूनल में जा सकते हैं, उसका प्रावधान भी हमने यहाँ पे किया है। हम रिट्रेंचमेंट बेनिफिट के लिए भी यहाँ पे प्रावधान किया है, जो हम रिट्रेंचमेंट बेनिफिट भी हम दे सकते हैं या स्टेट गवर्नमेंट चाहे उनको बढ़ा भी सकते हैं। ये नया व्यवस्था है। स्ट्राइक के लिए भी हमने नया व्यवस्था किया है, जो स्ट्राइक 14 डेज नोटिस बिना हम स्ट्राइक भी नहीं कर पाए और हम लॉकआउट भी नहीं कर पाए। सर 2 मिनट और सर, लॉकआउट भी हम नहीं कर पाएंगे, तो ये बहुत बड़ा अच्छा प्रावधान है। और सर हम ये बोलना चाहेंगे, हम रीस्किलिंग फंड भी यहाँ पे एक नया प्रावधान है। कोई अगर वर्कर को उनको छटनी हो जाता है, उनका 15 दिन का जो वेज है, जो लास्ट वेज है, उस वेज को 45 के डेज के अंदर ये हमारा गवर्नमेंट उनको वो पैसा देने का भी यहाँ पे प्रावधान है सर। मैं यही बोलना चाहूँगा सर, ये बहुत बड़ा चेंजेस यहाँ पे हम लोग लाए हैं सर। हम बोलना चाहेंगे सर सोशल सिक्योरिटी के ऊपर। सर सोशल सिक्योरिटी जहाँ पे हमने कहने
सोशल सिक्योरिटी रिफॉर्म्स के लिए हमने बहुत बड़ा प्रावधान किया है। ESIC और EPFO में हम सबको कवरेज देने के लिए हमने यहाँ पे प्रावधान किया है। ये बहुत ही अच्छा प्रावधान है सर। पहली बार ऐसा हुआ है ESIC कॉरपोरेशन के थ्रू हम सब वर्कर्स को उनका हेल्थ का बेनिफिट हम लोग दे सकते हैं। EPFO के थ्रू उनको हम सोशल सिक्योरिटी दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रावधान हमने यहाँ पे लाए हैं सर। ये बहुत ही अच्छा है सर। सर हम सोशल सिक्योरिटी थ्रू कोई सेल्फ एम्प्लॉयड, अभी एग्रीकल्चर वर्कर के बारे में बोल रहे थे सर, एग्रीकल्चर वर्कर को भी हम इस सोशल सिक्योरिटी के थ्रू, कोई अनऑर्गेनाइज वर्कर है उनको भी हम एक एक्ट या कोई पॉलिसी के थ्रू या कोई स्कीम के थ्रू हम उनको ये EPFO का बेनिफिट या ESIC का बेनिफिट हम दे सकते हैं। ये बहुत बड़ा प्रावधान हम यहाँ पे लाले हैं सर। हम ये भी बोल सकते हैं सर, हम ये भी बोलेंगे सर, ग्रेचुइटी के ऊपर भी हमने नया प्रावधान यहाँ पे ले आए हैं। पहले LIC में खाली ग्रेचुइटी फंड हम रख सकते हैं, लेकिन IRD एक्ट के थ्रू हम लोग ग्रेचुइटी में अदर फंड में भी हम लोग रख सकते हैं। फैमिली का जो डेफिनेशन था सर, फैमिली का डेफिनेशन भी हमने बदला है सर। फैमिली का डेफिनेशन हमने बदला है और डेफिनेशन में हम लोग डिपेंडेंट जितने भी हैं उनको हम लोग यहाँ पे इंक्लूड किया है सर। हम अनमेरिड डॉटर हो, अनमेरिड सिस्टर हो, सबको यहाँ पे इंक्लूड किया है। ये डेफिनेशन, फैमिली का डेफिनेशन हमने जो चेंज किया है उसके थ्रू बहुत बड़ा चेंज होगा। प्लांटेशन वर्कर के लिए हमारे यहाँ पे माननीय सांसद है हमारे जॉन बाला साहब हमेशा बोलते थे जे ESIC कॉरपोरेशन का बेनिफिट हम प्लांटेशन में डाल सकते हैं क्या, लेकिन आज एक बहुत बड़ा दिन है जहां पे हम लोग एक्सटेंशन किया है, प्लांटेशन में भी हम लोग वहां पे हम लोग डाल सकते हैं इसका बेनिफिट। सर एक मिनट सर, हम नया शेड्यूल में वर्कर्स को एक्सटेंशन किया है। हम गिग वर्कर और प्लेटफॉर्म वर्कर को भी सोशल सिक्योरिटी के थ्रू हम लोग डाले हैं सर। 1.5 करोड़ वर्कर है, उनको भी हम कवरेज में यहाँ पे यूनिवर्सलाइजेशन किया गया है। सोशल सिक्योरिटी वर्कर को सोशल सिक्योरिटी मिले उसके ऊपर हमने काम किया है सर। ये सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया गया है, जिस सोशल सिक्योरिटी फंड, जिस फंड के थ्रू हम हर वर्कर्स को बेनिफिट दे सकते हैं सर। हर वर्कर को बेनिफिट दे सकते हैं। हम जितने भी वर्कर्स हैं हमारे, सबको हम ये बेनिफिट दे सकते हैं सर। मैं ये बोलना चाहता हूँ, ये सोशल सिक्योरिटी एक्ट के थ्रू हम जो सोशल सिक्योरिटी फंड बनाया है, इस फंड के थ्रू हर वर्कर को बेनिफिट मिलेगा। हर वर्कर सोशली सिक्योर्ड फील करेगा, हर वर्कर का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा और वर्कर का जो माहौल है, आज इंडिया में जैसा वर्कर का माहौल है हम उसको बदल रहे हैं सर। पहली बार इतिहास में ऐसा हो रहा है सर, जो वर्कर के बारे में हम लोग इतना एक्सटेंसिव डिस्कशन करके उनके ऊपर चेंज करने के लिए हमने काम किया। इतने सालों में किसी को ये टाइम नहीं मिला सर वर्कर के ऊपर इतना एक्सटेंसिव लेवल में उनके छोटे छोटे चीजों के ऊपर डिस्कशन करने के लिए। सारे ट्रेड यूनियन उनके थे, पूरे गवर्नमेंट उनके थे, लेकिन कभी भी सिंप्लीफाई तरीके से वर्कर को समझने के लिए हमने एक्ट नहीं बनाया। ऐसा एक्ट हमने बनाया जो वर्कर को समझ में नहीं आता है। ऐसा वर्क का हम लोग प्रावधान किया, वर्कर को मालूम नहीं कौन सा एक्ट में क्या प्रावधान है, कहाँ पे क्या राइट है, लेकिन पहली बार इतिहास में ऐसे बनने जा रहा है। हम कोर्ट के माध्यम से हम 4 कोर्ट पढ़ेंगे तो जितने भी लेबर के जितने भी राइट्स है, सब राइट को हम प्रोटेक्शन दे सकते हैं। हम सबको मिलके एक नया इंडिया बनाने का जो कॉन्सेप्ट है, ये नया इंडिया बनाने के लिए वर्कर्स का रिफॉर्म्स बहुत जरूरी है सर। और ये हमारे यहाँ पे आज नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे संतोष गंगवार जी ने इसका पहल आज स्टार्ट कर दिया है। और मैं आशा करता हूँ सर, ये जो आज का प्रोविजन, ये एक्ट के थ्रू हम जो प्रोविजन ला रहे हैं, ये देश का पूरा माहौल बदल देगा सर। वर्कर्स का मन में एक नया जागृति आएगी और वर्कर्स का जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हम बोलते हैं, जो डिग्निफाइड एक वर्कर जीना चाहता है, वर्कर का जो थिंकिंग है, वो वर्कर को हम लोग बढ़ा के लेके जाएंगे। वर्कर्स
फील करेगा, गर्व फील करेगा। मेरा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ये हर लेवल पे ये बढ़ाया गया है। जो महिला है, महिला को यहाँ पे इंक्लूड किया गया है। महिला को हर तरफ से जो रेस्ट्रिक्शन था, ये रेस्ट्रिक्शन को उठाया गया है। हम हर तरह से वर्कर का बेनिफिट के लिए ये प्रावधान हम लोग लाए हैं। मैं उम्मीद करूंगा ये जो परिवर्तन का हमने बात किया था, हमने जो विजन डॉक्यूमेंट में बात किया था, हमने जो कमिटमेंट इंडिया के लोगों के बारे में हमने भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने बोला था, जो पार्टी ने बोला था, ये विजन डॉक्यूमेंट को हम इंप्लीमेंट करने जा रहे हैं। एक नया रिफॉर्म्स के थ्रू वर्कर्स का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और वर्कर का डिग्निटी बढ़ाने हम लोग जा रहे हैं। मैं ये मौके पे मैं जितने भी वर्कर्स हैं सबको मैं बधाई देना चाहूँगा और मैं हमारे प्लांटेशन वर्कर में जो आसाम में हैं मैं उनको बोलना चाहूँगा, आज का दिन हमारे लिए इतिहास में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा कि वो प्लांटेशन लेबर एक्ट का अमेंडमेंट हो रहा है और उसमें मैं बोलने का मुझे मौका मिल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।